Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about McDonaldization of society. ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है. इट कैन बी यूजफुल फ्रॉम वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जैसे कि ऐसे लिखने में ये हेल्पफुल हो सकता है. इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से ये डायरेक्टली रिलेटेड है. एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. सो क्या होता है मैकडोनल्डाइजेशन, वो ज़रा समझते हैं. मैकडोनल्डाइजेशन अभी इट इज़ नोन एज रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन. मैं समझता हूँ इसको सुन करके आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा. रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन, देखते हैं इसका क्या मतलब है. रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल सोचने का तरीका है या ट्रेडिशनल कामकाज करने का तरीका है उसको काफ़ी हद तक रीस्ट्रक्चर करना, उसमें बदलाव लाना और उसको साइंटिफिक तरीके से उसको काम करना, मैकडोनल्डाइजेशन. और ज़रा मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. देखिए, मैकडोनल्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया सोशोलॉजिस्ट जॉर्ज रिजर ने. जॉर्ज रिजर ने एक बुक लिखी, द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन 1993. तो क्या कहते हैं उसमें वो, इस बुक के अंदर वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक मैकडी आउटलेट के अंदर काम होता है, या मैकडी आउटलेट्स उनका मतलब है किसी भी फास्ट फूड आउटलेट में, जो स्टैंडर्ड फास्ट फूड आउटलेट होता है जैसा वो उसके अंदर काम होता है, वैसा ही कैरेक्टर धीरे 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 पूरी सोसाइटी अडॉप्ट कर रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो फास्ट फूड आउटलेट के अंदर कैसे काम होता है? फास्ट फूड आउटलेट के अंदर फोकस होता है इन 4 चीज़ों पे: एफिशिएंसी पे, कैलकुलेबिलिटी पे, प्रेडिक्टेबिलिटी पे, कंट्रोल पे. एफिशिएंसी मतलब फास्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम बीइंग हंग्री टू फुल. कितना जल्दी आपके टेबल पे खाना आ जाए. आप फास्ट फूड आउटलेट में जाएंगे तो उनका जो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट रहता है वो होता है कि टाइम पे, एकदम एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो आपको खाना देते, जल्दी जल्दी देते. जैसे मुझे लगता है डोमिनोज़ वाला का है ना कि 30 मिनट के अंदर डोमिनो की डिलीवरी हो जाएगी. तो उनका जो परफॉर्मेंस है मेनली ये मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना जल्दी वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. कैलकुलेबिलिटी, क्वान्टिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि वो क्वान्टिफाई कर पाएँ, आप क्लियर कट क्वान्टिफाई कर पाएँ कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको जो सामान मिल रहा है वो वर्थ इट है कि नहीं. जैसे आप देखते हैं ना कि इसमें ये ऐड ऑन करा दिया तो 20 रुपया 40 रुपया एक्स्ट्रा लग गया. अलग अलग इस तरह के आउटलेट्स में आप जाते हैं ना, इसमें ये भी डलवा दिए तो 30 रुपया और लग गया. तो मतलब दे ट्राई टू गिव अ वेरी मैथमेटिकल वे ऑफ चार्जिंग यू. प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब एवरी टाइम यू गेट द सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी. हर बार जब आप किसी आउटलेट में जाएं तो आपको वही क्वालिटी मिले. एंड कंट्रोल मतलब कंट्रोल, पूरा सिस्टम हमेशा एक ही जैसा काम करता रहेगा. एम्प्लॉयज़ आर स्टैंडर्डाइज्ड. ह्यूमन जो पर्सनल हैं, लोग जो हैं वहाँ के, दे आर कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर. आप जाएंगे मैकडी ऑर्डर करने तो जो वहाँ पे आपको अटेंडेंट मिलेंगे वो यही कहेंगे, मैकडी में आपका स्वागत है, और ऐसे ही बात करेंगे, जी बिल्कुल सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर. चाहे जो हो जाए वो आपसे ऐसे ही बात करेंगे. तो जॉर्ज रिजर कहते हैं कि ये फास्ट फूड कल्चर जो है, अब ये पूरे समाज में इस तरह का कल्चर देखा जा रहा है. आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, इसलिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ कि जिस तरीके का माहौल एक फास्ट फूड के अंदर रहता है, फास्ट फूड आउटलेट के अंदर रहता है, वैसा ही माहौल अब धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में आ रहा है. हर जगह हम लोग इन 4 चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं. और इसी कल्चर को उन्होंने नाम दिया है मैकडी कल्चर या मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी जो है फास्ट फूड के आउटलेट के जैसे काम करने लगी है धीरे धीरे. मैकडोनल्डाइजेशन इज व्हेन द सोसाइटी अडॉप्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट. अभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसा सोसाइटी ने कैरेक्टर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है. इसके मैं अभी कई सारे एग्जाम्पल आगे दूंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा निगेटिव देख लीजिए. पॉजिटिव तो ऑफकोर्स है, पॉजिटिव्स यही 4 चीज़ें, इसकी पॉजिटिव्स भी हैं कि टाइम पे आपको मिलता है, कैलकुलेबल, यू कैन एग्जैक्टली क्वांटिफाई कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके लिए वर्थ इट है कि नहीं. हर बार आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा. कंट्रोल, हर बार आप जाएंगे तो लोग जो हैं एक ही जैसा बिहेव करेंगे. एक पर्टिकुलर सिस्टम है.
बट निगेटिव क्या है इस मैकडी कल्चर का, कि इसमें क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पे कम किया जा रहा है। क्वांटिटी, कितने वक्त में आपको खाना मिल जाएगा, कितना ये एड ऑन में कितना पैसा लगेगा, ये इस पे कितना, क्वालिटी पे कम फोकस है। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ पीपल, मतलब देखिए अभी सामने वाला अटेंडेंट तो है तो इंसान ही, लेकिन उसको आपने ऐसे ट्रेन कर दिया कि आप उसको यही बोलना है, मैकडी में आपका स्वागत है, मैकडी में आपका स्वागत है। इसको कहा जाएगा डीह्यूमनाइजेशन, रिड्यूसिंग ह्यूमंस टू मशीन्स और रिड्यूसिंग ह्यूमंस लाइक मशीन्स। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था एलियनेशन फ्रॉम नेचर, कि इंसान इस तरह के स्टैंडर्डाइज सिस्टम में काम कर करके सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की तरह बन जाएगा और वो नेचर से अलग हो जाएगा, अपने खुद को वो पहचानना भूल जाएगा। एलियनेशन फ्रॉम नेचर, इमोशंस आर लूजिंग सिग्निफिकेंस। अभी इस तरह के जो स्टैंडर्डाइज या कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं वहाँ पे इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। आप किसी से, आपका कोई छोटे बच्चे को देख करके आप उसको हंस के नहीं बात कर सकते, मतलब एक तरीका है कि आपको ऐसे ही ग्रीट करना है और ऐसे ही बात करनी है। सो इमोशंस losing significance and dehumanization, people are reduced to machines. It is very much similar to the Karl Marx idea of alienation from nature. Consumerism means tendency to get more and more. So ये वाला जो aspect है calculability, this is promoting consumerism. Everyone is becoming so calculative कि what I get if I give this amount of money. So this is having direct impact on society and environment. Consumerism का impact कैसे होता है सोसाइटी पे? देखिए आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स क्यों नहीं बिक रही हैं? कारण ये नहीं है कि चार्जिंग पॉइंट नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियां हैं और जो पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियां, उसके बीच में जो प्राइस का अंतर है, लोग तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितना अंतर है उतने का तो मैं पेट्रोल 5 साल तक खरीद लूँगा, 10 साल तक खरीद लूँगा। सो दैट इज़ कंज्यूमरिज्म टेंडेंसी। ये है फास्ट फूड माइंडसेट, कैलकुलेबिलिटी, कि मान लीजिए कि पेट्रोल वेरिएंट आ रहा है 10 लाख में, ईवी आ रहा है 16 लाख में, तो इंसान सोचता है कि 6 लाख का तो मैं पेट्रोल खरीद लूँगा, 10 साल तक तो कार चला लूँगा, 10 साल से आगे तो कोई थोड़ी कार चलाएगा इतना, तो वाई टू गो फॉर ईवी? मीन्स कंज्यूमरिस्टिक टेंडेंसी व्हेन वी आर गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ कैलकुलेबिलिटी एंड दैट लीड्स टू डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। मार्केटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग मार्केटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस मैकडी कल्चर। ग्रीटिंग कार्ड्स पहले लोग हाथ से बनाते थे, अब लोग जो हैं जाकर के मार्केट से खरीद के दे देते हैं। चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन नॉट बी एनी सब्सटीट्यूट टू मदर्स मिल्क, राइट? लेकिन इन दिस मैकडोनल्ड एज देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट दैट क्लेम टू बी सब्सटीट्यूट ऑफ मदर्स मिल्क ऑल्सो। अब जिस बच्चे का ऐसी मजबूरी है मदर्स मिल्क का सब्सटीट्यूट ढूंढना, वो एक अलग बात है, बट इन दिस मैकडी एज एवरी वन इज लुकिंग फॉर फास्ट फूड टाइप आइटम। जैसे फास्ट फूड की दुकान पे आप जाते हैं, बोलते हैं भैया जल्दी से ये सामान दे दो, आप खाते हैं निकलते हैं, वैसे ही एवरी वन इज लुकिंग फॉर फास्ट फूड सॉल्यूशन and that is leading to West toxification. West toxification means blind imitation of Western societies. चाहे शॉपिंग से लेकर के हमारे काम काज, बातचीत करने का तरीका, हर चीज़ जो है वो हम धीरे धीरे इमिटेट कर रहे हैं। सो ये है निगेटिव्स ऑफ मैकडी कल्चर और इंडियन सोसाइटी। जॉर्ज रिचर कहते हैं, जॉर्ज रिचर ने ही मैकडी कल्चर को ये थ्योरी लिखी है, मैकडोनल्डाइजेशन। वहाँ वो कहते हैं कि दिस इज लीडिंग टू रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनलिटी। जो इरेशनल चीज़ें हैं, जो मतलब नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग रैशनल बना करके उसी पे काम किए जा रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं खास कर ये एक्स्ट्रा मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आराम से रिलेट कर पाएंगे। आपने ज़रूर पढ़ा होगा रोसो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर है, माय पर्सनल फेवरेट। अभी हम लोग शुरू करेंगे फिलोसोफर्स को पढ़ना। एग्जाम चूँकि 1 महीना डिले हो गया तो हमने फिलोसोफर्स वाला पार्ट जो है थोड़ा डिले कर दिया है। अभी हम लोग फिलोसोफर्स पढ़ना 1-2 दिन में शुरू करेंगे। रोसो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, ही इंस्पायर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो रोसो वाज क्रिटिक ऑफ साइंस, रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। ये सुन करके आपको लगता है कि भाई कैसे आदमी है, साइंस को क्रिटिसाइज कर रहा है, रैशनलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग साइंस, रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्निटी ऑफ दिस टाइप। इन द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन, इन द नेम ऑफ साइंस, यू आर प्रोमोटिंग समथिंग like which is making humans machines, and that is why he is against such science, rationalization and modernity. अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैकडी कल्चर के, ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। Look, this culture of MACD is so profound that it can be seen almost everywhere. एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूँ क्या है मैकडी कल्चर। मैकडी कल्चर का मतलब ये नहीं है कि मैकडोनल्ड के बर्गर्स हर जगह बिक रहे हैं। मैकडी कल्चर का मतलब ये है कि पूरी समाज जो एक फास्ट फूड आउटलेट की तरह काम कर रहा है। सोसाइटी हैज अडॉप्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट फूड कल्चर, और ये हर जगह दिखता है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का, कोचिंग सेंटर्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का।
तो है तो अल्टीमेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक फ़ीस लेते हैं, काम करते हैं, बहुत कुछ उसमें मॉडर्नाइजेशन आ गया है। बट कोचिंग में आजकल जब स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या पूछते हैं, कोर्स ड्यूरेशन कितना होगा, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने। ठीक वैसे ही जैसे मैकडी बर्गर आउटलेट में जाकर के या किसी भी फास्ट फूड आउटलेट में जाकर क्या पूछते हैं, भैया कितने देर में मेरा पिज़्ज़ा मिल जाएगा मुझे। तो कोर्स ड्यूरेशन पूछना और उसके बेसिस पे जज करना कि ये वाले तो 9 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, वो वाले 11 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एजुकेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव है और उसको मतलब उसका कोई ड्यूरेशन नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कैलकुलेबिलिटी, स्टूडेंट्स पूछते हैं नोट्स कितना मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल कितना मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस कितनी होंगी। आपकी गलती मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे हर जगह आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड मैकडी कल्चर एवरीवेयर एंड दिस एसे इज वेटिंग टू कम इन यूपीएससी एंड एपीएससी। नोट्स कितना मिलेगा आप इस बेसिस पे जज करते हैं, जबकि नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस कितनी होंगी, लाइव वीडियोस कितने होंगे, ये सब कैलकुलेबिलिटी जो है कि मैं इतना पैसा दे दूँ तो इतना मिलेगा, वो कभी भी एजुकेशन की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता। प्रेडिक्टेबिलिटी आप देखते हैं, जैसे मैकडी आउटलेट में प्रेडिक्टेबिलिटी कि भैया लास्ट टाइम तो ऐसा बर्गर था, इस बार भी एग्जैक्टली वैसा मिलेगा ना, वैसे ही लास्ट टाइम आपका रिजल्ट कितना था, आपका पढ़ाई हुआ लास्ट टाइम कितना आया। अब यू सी, पिछले बार का रिजल्ट गारंटी नहीं देता कि अगले बार भी आप अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। पिछले बार अगर आपका पढ़ाई हुआ आया तो अगले बार आप उतना अच्छा आपका पढ़ाई हुआ आए ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। येट अब आप स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या है? सो प्रॉब्लम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्टूडेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ कंज्यूमर एंड टीचर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू सर्विस प्रोवाइडर, लाइक व्हाट हैपेंस इन अ फास्ट फूड आउटलेट। कंट्रोल, students every time ask who will teach, they want a specific person to teach and that too in a specific manner. What will he or she teach? Students want to have a complete control. तो जैसे आप मैकडी में आप जाते हैं, you expect a certain behavior कि ऐसे ही बोले क्या मैं आपका स्वागत, इसमें आपका स्वागत है, वैसे ही students expect that kind of behavior only कि वही टीचर पढ़ाए और वैसे ही पढ़ाए। जबकि पढ़ाई का तो मज़ा तब है जब आप अलग 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 फ्लेवर में अलग 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 आर्गूमेंट, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ें। लेकिन पूरा समाज जो है वो एक आउटलेट की तरह, फास्ट फूड आउटलेट की तरह रिड्यूस हो गया है, क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं किस लिए, एक पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल गोल के लिए। सेम इज फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैकडी कल्चर का एप्लीकेशन होता है तो दैट लीड्स टू वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पता होगी कि मैक्स वेबर इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मैक्स वेबर ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यानी कि एक आदमी हटाए, किसी जिले का एक एसपी है, उसको डिस्ट्रिक्ट को उसको हटा करके अब किसी दूसरे को लाएगा, फिर भी काम वैसा ही चलता रहे। इम्पर्सनल, डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर, क्लियर रूल्स, यानी कि पूरी तरह से एक मशीनरी की तरह काम करनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर का जो आइडिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ मैकडी कल्चर इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? रेड टैपिज्म, ताम झाम ज़्यादा है, काम काज करने का फोकस कम है एफिशिएंसी पे, आउटकम पे, और ज़्यादा फोकस है प्रोसेसेस पे, स्लो डिसीजन मेकिंग क्योंकि ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन है, हायरार्की ज़्यादा है, नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। हर जो ऑफिसर उसको लगता है यार मैं तो एक सिस्टम का एक हिस्सा हूँ और मुझे बस अपना काम करना है, घर जाना है। नो इनिशिएटिव टू ग्रो एंड टू मच इनर्शिया ड्यू टू ब्लाइंड अधेरेंस टू रूल। तो रूल्स रेगुलेशंस को चुपचाप से फॉलो करना है, तो यू फील लाइक यू आर स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम, you do not feel like organically linked with the system। सेम चीज़ है स्पोर्ट्स के अंदर। आप देखिए स्पोर्ट्स में अगर आप ध्यान देंगे, मुझे तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ, जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू फील द इम्पैक्ट ऑफ मैकडी कल्चर इन आवर सोसाइटी। हर जगह मैकडी कल्चर आज के टाइम में हमारे समाज में है। जिस तरीके का टेस्ट मैच हमने पहले देखा है, विटनेस किया है अपने बचपन के दिनों में, मुझे याद है 2001 में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जिस तरह का रियल टेस्ट मैच हमने देखा, आज के डेट में क्रिकेट का मतलब बदल गया। क्रिकेट के नाम पे VC, T20, IPL एंड ऑल। सो ये है क्रिकेट का फास्ट फूड, दैट इज़ फास्ट फूड कल्चर। मैक्स स्पोर्ट्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि 3 घंटे के अंदर मुझे सर्विस दो, ख़त्म करो। सो ये एफिशिएंसी, कितने जल्दी मुझे डिलीवर होगा, जैसे 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर, वैसे ही 3 घंटे में क्रिकेट मैच खत्म। कैलकुलेबिलिटी, कितने छक्के चौके लगेंगे, कितना टाइम, कितने रन बनेंगे, ये बताओ। मतलब क्लास पे, क्वालिटी पे कम फोकस है। जर्नलिज्म में भी वही कहानी है। ट्रिवियल न्यूज़ दिखाया जाता है,
प्लेटेबल फॉर्मेट में, ताकि लोगों को मज़ा आए। बस म्यूजिक में भी ऑटो ट्यून लगा करके कैसे भी गाना गा दो, बट म्यूजिक ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। टीवी सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा बस बनने चाहिए, अच्छा बुरा क्वालिटी छोड़िए। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कल्चर बढ़ता जा रहा, दैट इज़ ऑल्सो मैकडोनल्डाइजेशन। जितना ज़्यादा हो सके शॉपिंग करते जाइए, सस्ते दामों पर मिले खरीदते जाइए। एजुकेशन सिस्टम में भी देयर हैव बीन मेनी राइज ऑफ मेनी मॉड्यूलराइज्ड करिकुलर डिलीवरिंग डिग्रीज इन ए फास्ट ट्रैक मोड। 3 साल में डिग्री ले लें, 4 साल में डिग्री ले लें। एजुकेशन का भी फास्ट फूड सिस्टम बन चुका है, इतने दिन में ये डिग्री ले लें, ख़त्म करें काम। तो जबकि एजुकेशन का मेन पर्पस है पर्सनालिटी को इवॉल्व करना। तो जीएस पेपर 1 जो आपका इंडियन सोसाइटी वाला चैप्टर है, इंडियन सोसाइटी वाला जो सेगमेंट है, उसमें एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। वहाँ पे आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे जीवन पे। वहाँ पे आपको बताना है कि द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया जो है आपस में इंटरलिंक्ड हो रही है, और ये जो मैकडोनल्डाइजेशन कल्चर है ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है। वहाँ पे लोग हर चीज़ को टाइम में मेजर करते हैं कि कितने टाइम में मिला, कितना प्रोडक्ट मुझे मिला। ये जो कंज्यूमरिस्टिक टेंडेंसी थी, दैट वाज इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी। मटेरियल एस्पेक्ट जो है वेस्टर्न सोसाइटी का कोर रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण ये आइडिया जो है इंडियन सोसाइटीज़ में या बाकी अलग अलग दुनिया के सोसाइटीज़ में ट्रांसपोर्ट हुए हैं। और ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया भर में अब मैकडी कल्चर देखा जा रहा है, और इंडिया के अंदर भी नाउ यू सी मैकडी कल्चर, राइट। तो इस तरह का सवाल आ सकता है। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैव लूजेंड अप देयर होल्ड विथ एमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकली एनालाइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा, ये मैकडी कल्चर का इम्पैक्ट कस्टम्स के ऊपर पूछ रहा है। आई होप इतने डिस्कशन के बाद मैं आपको मैकडी कल्चर के बारे में समझा पाया हूँ। थोड़ा इंट्रिकेट टॉपिक है, पूरा समाज जो है वो फास्ट फूड आउटलेट बन चुका है। ये आंसर मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ए फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोसेस, इट गॉट एक्सेलरेटेड आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। इट मेनली स्टार्टेड विथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड दैट लेड टू कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज ऑल्सो। जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो लोग बिजनेसेस के लिए आएंगे जाएंगे, तो इंटरेक्शन भी होगा। सो इसका हमारे समाज पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा है। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज समटाइम्स नोन एज मैकडोनल्डाइजेशन। फिर कल्चरल इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया है चेंजिंग फूडिंग प्रेफरेंसेज। इंडियन जो फूड हैं उनकी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। कौन बनाता है आजकल घर में छोले भटूरे, डोसा और ये सब और ये सब भी खाना होता था बाहर से मंगा लेते, राइट। क्योंकि इंडियन फूड को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेना होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। आजकल का नया जनरेशन तो है इतना उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी जो स्पेसिफिक इंडियन क्यूजीन्स हैं वो भी हम लोग खाते हैं अगर, तो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलता है। अब पुराने ज़माने में हमारी दादी या मम्मी बना लेती थी, अब तो हमारे जनरेशन में कोई बनाता भी नहीं है। चेंजिंग ड्रेसिंग सेंस, इसको कहा जाता है जीन्स कल्चर। इंडियन फेस्टिवल जो है धीरे धीरे रिलेवेंस लूज कर रहे हैं, और जो सेकुलर फेस्टिवल्स हैं वैलेंटाइन डे टाइप, ये प्रोमिनेंस में है। मार्केटाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर। तो इसका कुछ पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ निगेटिव भी है। प्रोग्रेसिव आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी एंड जेंडर न्यूट्रलिटी इज़ देयर। इंडियन कल्चर भी विदेशों में पॉपुलर हो रहा है थ्रू बॉलीवुड, इंडियन क्यूजीन्स एंड योगा। लेकिन बहुत सारा निगेटिव भी है। वेस्ट टॉक्सिफिकेशन, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट स्टाइल लाइक फूड एंड ड्रेसिंग सेंस। फास्ट फूड कल्चर के कारण हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पिज़्ज़ा बर्गर के कारण ही ये सब ओबेसिटी एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। इंडियन क्यूजीन्स लूजिंग रिलेवेंस, फैमिली वैल्यूज सफ़र कर रहे हैं। ये सब चीज़ें लिखनी होती है एग्जाम में कि डिनर टेबल पे बैठ करके फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन आजकल कैसा है, हर आदमी पहले ही बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, ऐसा कोई पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, हो गया। सो कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर के कि विक्टर ह्यूगो सेड वन कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा आइडिया है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो इसके लिए ये कोट काफ़ी परफेक्ट है। वन कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, सो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी शुड एम्ब्रेस इट while remaining conscious about its negative and avoid its negative as much as possible. Next article is about India's agricultural export, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. So देखिए ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिछला फिस्कल ईयर बीता है उसमें हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही ऑल टाइम हाईएस्ट रहा है, पीक किया है। और आप रेगुलर ट्रेंड में देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में इंपोर्ट से ज़्यादा रहा है, यानी कि इंडिया ऑलवेज हैव एंजॉयड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑलवेज मतलब फॉर लास्ट डिकेड और सो इंडिया हैज़ बीन एंजॉइंग ट्रेड सरप्लस इन एग्रीकल्चर।
प्रोडक्ट्स। और ट्रेड सरप्लस जो पिछले साल का था दैट वाज समवेयर क्लोज टू $17 बिलियन। तो मेन एक्सपोर्ट आइटम्स क्या रहे हैं? राइस, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया राइस का। बासमती राइस हम लोग पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ को बेचते हैं, जबकि नॉन बासमती राइस बहुत सारे देशों को, एशिया के अंदर बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका जैसे, और अफ्रीका में सेनेगल, आइवरी कोस्ट, इन जैसे देशों को बेचते हैं। शुगर में हमने दुनिया में दूसरा स्थान पा लिया है, सेकेंड नंबर एज फार एज एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज़ कंसर्न आफ्टर ब्राज़ील। शुगर से रिलेटेड मैंने एक अच्छा आर्टिकल कराया था आपको, लगभग मुझे लगता है अप्रैल महीने में, जहां मैंने आपको बताया कि शुगर एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 2016-17 तक इट वाज हार्डली 0.46 लाख टन, समथिंग लाइक दैट हैज़ गॉन अप टू 114 लाख टन। वो सब मैंने कराया था। उसके पीछे भारत सरकार की कई सारी पॉलिसीज़, एक कमीशन बनाई गई, वो कराया था मैंने। आंसर राइटिंग में मैं वो सिखाऊंगा। स्पाइसेस, लेकिन एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट जो है वो स्टैगनेट हुआ है। रॉ कॉटन, ग्वार गम का इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस के लिए एज ए थिकनिंग एजेंट, ये सब डिक्लाइन हुआ है। इंपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड एट द सेम टाइम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। एंड इंडिया का लगभग जो 60% तक वेजिटेबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है दैट इज मेड थ्रू इंपोर्ट ओनली। और एक और कंसर्न वाली बात है कि कॉटन में इंडिया यूज टू बी एक्सपोर्टर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज़ बिकम नेट इंपोर्टर। बात की जाए इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो मरीन प्रोडक्ट्स हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फॉलोड बाय नॉन बासमती राइस एंड देन शुगर, देन बासमती राइस। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम क्या करते हैं, तो उसमें है वेजिटेबल ऑयल्स, फिर फ्रेश फ्रूट्स एंड पल्सेस। भारत सरकार की कुछ पॉलिसीज़ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, टाइज, माई स्कीम, सीधा सीधा रटना होगा और कुछ नहीं कर सकते। माई स्कीम, टाइज स्कीम, डेस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ अपेडा। एरिया ऑफ कंसर्न, कुछ एरिया ऑफ कंसर्न हैं। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कॉटन को लेकर के। मैंने आपको बताया कि कॉटन में कभी हम नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब हम इंपोर्टर बन गए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं कॉटन के, उसमें हमारे पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, HT-BT कॉटन। हमारे देश में BT कॉटन प्रोड्यूस होता है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है, जिसके कारण हमारा कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा है। BT कॉटन, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन, तो वो हमारे देश में कॉमर्शियली उगाया जाता है। लेकिन उससे भी BT कॉटन से भी एक बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, HT-BT कॉटन। तो उसको अभी प्रोड्यूस करने की जो ये एक्सेप्टेंस है या अप्रूवल है वो नहीं मिल पा रहा है हमारे फार्मर्स को। सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई। बाकी दुनिया भर के देशों में HT-BT कॉटन उगाया जा रहा है, इंडिया में अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया धीरे धीरे कॉटन प्रोडक्शन में पिछड़ रहा है। एक्सपोर्ट कर्व्स, पिछले साल हमारे देश में फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस कारण से राइस और वीट पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया था। वो सब कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। रिड्यूस्ड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, स्पाइसेस का हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ वाई वी आर लूजिंग मार्केट टू कंट्रीज लाइक वियतनाम। एंड डोमेस्टिक क्रॉप शॉर्टेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्वार गम, ऑयल मील, इनका प्रोडक्शन ही हमारे देश में कम हो रहा है, दैट इज़ वाई वी आर लूजिंग मार्केट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये है मेंस क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडिया एंजॉयज ए स्ट्रॉन्ग सरप्लस इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेड, yet there remain some areas of concern, discuss with a special emphasis on Assam। जब भी कोई स्टेटमेंट दिया हो, आपको देख करके लगेगा कि ये तो बस स्टेटमेंट है, इसको क्या एक्सप्लेन करना, बट आपको स्टेटमेंट को भी पहले जस्टिफाई करना है। तो आपको बताना होगा कि लास्ट फिस्कल में हमारा ट्रेड पीक हुआ, फिर ये सारा आंसर मैंने लिखा है। आपको आंसर लिख करके हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख देने हैं। व्हेन यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, stop using full sentences, full paragraph and all. Start using more and more keywords, start putting them in brackets so that examiner reads those ideas and give you marks। तो मैंने जो बातें बताई हैं वही मैंने यहाँ लिखा है। आसाम स्पेसिफिक डेटा भी मैंने दे दिया है। पिछले 6 सालों में 80% तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जो मेन आइटम एक्सपोर्ट होता है आसाम से, लेमन, जोहा, राइस एंड ऑल, इंपोर्टिंग कंट्रीज, ये सब दे रखा है। आप इसको एक बार एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, इसको आप सबमिट कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। अगर आपको हिंट्स चाहिए तो ये आंसर आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपने सुना भी होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है
कि कम से कम 300 आसाम पुलिस ऑफिसर्स को वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिया जाएगा, वीआरएस दिया जाएगा और उनके जगह पे फ्रेश रिक्रूटमेंट किया जाएगा। क्या है वीआरएस देने का ग्राउंड? तो बेसिस है सम ऑफ देम आर हैबिचुअल ड्रंकर्ड्स, शराब पीने की लत है, फिजिकली अनफिट हैं, काफ़ी मोटे हो चुके हैं या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। तो इन लोगों को फिर सेवा से छुट्टी दी जाएगी और नए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा ताकि पुलिस फोर्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज और प्रोफेशनल बनाया जा सके। हाँ, जो लोग भी ड्रग एडिक्ट या हैबिचुअल ड्रंकर्ड हैं उनका डी एडिक्शन कराया जाएगा, रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, सरकार उनका ध्यान देगी, लेकिन पुलिस फोर्स में अब उनको काम करने नहीं दिया जा सकता क्योंकि पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात चली रही है तो लेट अस सी अदर थिंग्स अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स इन असम जो पिछले 2 सालों में लिया गया है आफ्टर करंट चीफ मिनिस्टर केम टू पावर ऑन 10 मई। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, 10 मई 2021 को मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब पावर में आए थे। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, 2 शिफ्ट ड्यूटी आवर्स फॉर पुलिस पर्सनल, 12 घंटे की ड्यूटी। पहले पुलिस लोगों की कोई शिफ्ट ही नहीं होती थी, बट अब 2 शिफ्ट ड्यूटी 12 घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मंथ स्पेशल लीव टू द पुलिस पर्सनल पोस्टेड एट डिफरेंट बटालियंस टू इनेबल देयर लाइफ इनेबल देम टू लिव विद देयर फैमिलीज। सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 बटालियंस ऑफ स्पेशल कमांडोज टू बी डेवलप्ड इन लाइन विद एनएसजी कमांडोज टू काउंटर इंसर्जेंसी। वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए रेगुलर हेल्थ, कंपल्सरी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड डेवलप्ड वेल डेवलप्ड पुलिस कॉलोनीज विद बेसिक कम्युनिटीज़, ये सब किए जाएंगे। आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट टू काउंटर साइबर टेररिज्म, ये सब सीधा सीधा रटना होगा। प्रोजेक्ट मोत्री टू मॉडर्नाइज पुलिस स्टेशंस, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं भरौल मुख में और मंगलदोई में, ताकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ, अ चाइल्ड हैविंग कन्फ्लिक्ट इन लॉ, मतलब कोई एक ऐसा चाइल्ड जिसने कुछ लॉ ब्रेक किया है तो उसको भी पुलिस थाने लाया जाता है कुछ कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के लिए और फिर उसको रिफॉर्म हाउस में भेजा जाता है। तो उस दौरान उसके ऊपर कोई स्ट्रेस ना पड़े, इसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है। हाल फिलहाल में आसाम पुलिस ने लॉन्च किया है अपना खुद का यूट्यूब चैनल, द आसाम पुलिस चैनल। और क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं? आसाम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2021 में। इसके हिसाब से आसाम पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से जो पुराना आसाम पुलिस एक्ट था 2007 का, उसको अमेंड किया गया है और स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन के क्या काम होंगे उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो क्या है स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, वो जरा समझिए। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आपको पुलिस रिफॉर्म्स की जब भी बात चले तो आपको प्रकाश सिंह केस के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। प्रकाश सिंह साहब ये पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, पहले आसाम पुलिस में भी थे, फिर पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दें, क्योंकि पुलिस चाहे तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से इंश्योर करा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर नहीं पा रही है। तो इसके लिए पीआईएल फाइल किया प्रकाश सिंह साहब ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह केस में स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दिए, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश सिंह केस रिफॉर्म्स, जिसमें डायरेक्शंस में कहा गया कि हर स्टेट को एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए, जिसके हिसाब से अपॉइंटमेंट होना चाहिए टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर्स का, 2 साल का टेन्योर डीजीपी का फिक्स होना चाहिए, एसपी का 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम अलग होनी चाहिए पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर टीम अलग होनी चाहिए, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए। उसी में बात की गई थी कि हर एक स्टेट लेवल पे एक पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन होना चाहिए, जो पुलिस द्वारा किए गए ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन या हरासमेंट ऑफ पीपल, मिसकंडक्ट ऑफ पुलिस के केसेस को देखे। तो कोई पुलिस ऑफिसर मान लीजिए आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं, और ये स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया गया हर स्टेट में एज पर डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह केस। तो असम पुलिस के अंदर भी ये बनाया गया था स्टेट लेवल पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, लेकिन इसके एग्जैक्टली क्या क्या काम होंगे वो डिफाइन नहीं था। तो इसको डिफाइन करने के लिए 2021 में वापस अमेंडमेंट किया गया इन असम पुलिस एक्ट ऑफ 2007। देखिए आप सीक्वेंस समझिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया प्रकाश सिंह केस रिफॉर्म्स में, और 2007 में असम पुलिस एक्ट आया, लेकिन उसमें असम स्टेट पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना तो दिया गया, लेकिन उसके ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं करने के कारण 2021 में वापस अमेंडमेंट करके उसके ड्यूटीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया। सो दीज रिफॉर्म्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। उसके अलावा एक और चीज़ है डीजीपी एंड चांगकाकोती कमेटी रिकमेंडेशन, ये आसाम स्पेसिफिक है। 2002 में ये डीजीपी एंड चांगकाकोती कमेटी बनाई गई थी ताकि पुलिस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स कैसे किए जाए उसको समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक अलग से बोर्ड होना चाहिए जिसमें डीजीपी होने चाहिए,
हेड, उसके अलावा एक सीनियर डीआईजी होने चाहिए, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होने चाहिए, अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर पुलिस, और हर साल जुलाई में ही नोटिफिकेशन निकले जो भी पुलिस में अपॉइंटमेंट करने हैं, और पूरा प्रोसेस 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। और ट्रेनिंग मतलब जुलाई में शुरू कीजिए और दिसंबर तक प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए अपॉइंटमेंट का, और ट्रेनिंग जनवरी से शुरू कर दीजिए। एंड द गवर्नमेंट और द डीजीपी शुड हैव नो पावर टू रिलैक्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट फिजिकल स्टैंडर्ड ईटीसी, ताकि कोई भी करप्शन ना हो। तो जो एसआई वाला पेपर लीक वगैरह हुआ था, या पुलिस में रिक्रूटमेंट में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो सब कुछ ठीक हो जा सकती है अगर डीजीपी एन चांगा काकोती कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम इम्प्लीमेंट करें तो। डिस्कस द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, ऑल्सो हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन इन आसाम। तो ये आप हिंट्स पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉमन यूनिफॉर्म इन अपर रैंक इन आर्मी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल आपको पता है एपीएससी में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, इस तरह के टॉपिक्स को कलेक्ट करते चलेंगे अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, नया नियम ये आया है, आर्मी ने फैसला लिया है कि ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनका कॉमन यूनिफॉर्म होगा 1 अगस्त से। अभी तक ये लोग क्या करते थे कि जिस भी रेजिमेंट को ये लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं आर्मी में, तो जिस भी रेजिमेंट को बिलोंग करते थे उस रेजिमेंट का ये लोग बैज वगैरह पहनते थे। लेकिन अब कैसा है कि कर्नल लेवल से जो ऊपर के ऑफिसर्स यानी कि ब्रिगेडियर या उसके लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो अपने रेजिमेंट का बैज नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे, क्यों ये बदलाव लाया गया है? क्योंकि ब्रिगेडियर या उसके लेवल के जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो फिर किसी एक रेजिमेंट के हेड नहीं होते, फिर वो अलग अलग रेजिमेंट के ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। तो उस केस में वो किसी एक रेजिमेंट का बैच पहने तो ये मतलब एक थोड़ा सा आप समझिए इनकन्सिस्टेंसी है। एंड दोज एट हायर रैंक्स ऑफन कमांड ट्रूप्स फ्रॉम डिफरेंट रेजिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा रेजिमेंटल सर्विस इन आर्मी एंड्स एट द रैंक ऑफ कर्नल इटसेल्फ। फॉर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हु राइज फर्दर, उनका कोई रेजिमेंट का रोल होता नहीं है, तो फिर उनको रेजिमेंटल बैच पहनने की ज़रूरत नहीं। तो ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स को रेजिमेंटल बैच पहनने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लोन मूसा नाम दिया गया था येमेन द्वारा, कल का ये जो क्वेश्चन है। और ये जो सवाल था उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व सेंट्रल टू हीनयान, हीनयान नहीं है, ये महायान के लिए सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और दिस इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। बाकी दूसरे तीसरे स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।